ये दुनिया एक बगीचा है। इसको सहेजने व बचाने के लिए एक माली की आवश्यकता होती है। भारत रूपी बगीचे को जिन मालियों ने बचाया व सजाया, जाति धर्म लिंग भेदभाव अशिक्षा जैसे अनगिनत कांटों को हटाया और उनमें फूल जिस माली ने लगाए खिलाए, उस माली को क्रांति ज्योति कहा जाता है। आज हम करेंगे भारतीय पुनर्जागरण के अगुआ, राष्ट्र निर्माता, क्रांति ज्योति ज्योतिराव गोविंदराव फूले। 11 अप्रैल 1827 को दिन बुधवार महाराष्ट्र में एक सतारा नामक गांव में पिता गोविंदराव फूले के घर में जन्म लिया। माता चिमड़ाबाई फूले जो कि कुछ दिनों के बाद गुजर जाती हैं। यानी जब ये प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाया करते थे, प्राथमिक विद्यालय के बाद जब उच्च विद्यालयों में प्रवेश लिया तो इनके वहाँ के चंद लोगों ने, जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, क्योंकि उस समय हमारे देश में वर्ण व्यवस्था के आधार पर देश चलता था, कोई संविधान नहीं था। तो उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। ज्योतिबा फूले पढ़ना चाहते थे तो कुछ ब्राह्मण लोगों ने समझाया बुझाया कि अगर आपका बच्चा पढ़ता है, शिक्षा लेगा, तो ये धर्म के विरुद्ध होगा। उसको रोकने के लिए 13 साल की उम्र में इनका विवाह भी 9 साल की उम्र की लड़की सावित्रीबाई फूले के साथ किया जाता है। इसके बाद इनके पिता के दोस्तों ने मिलकर इनके पिता को समझाया और इनका दाखिला कराया गया। ये पढ़ने जाने लगे, तमाम अड़चने पैदा हुई इनकी शिक्षण कार्य में। अड़चने मतलब वही लोग इनके पिता को धमकी देने लगे कि आपका लड़का शिक्षा प्राप्त कर रहा, पढ़ने जा रहा, तो यानी धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है। लेकिन ये नहीं रुके, क्योंकि इनके दिल में, इनके माइंड में एक जुनून था कि इन जो बेड़ियां हैं, गुलामी की बेड़ियां, इनको हमें तोड़ना है। तो इस शिक्षण कार्य कर साथ साथ अपने पिता के कामों को भी बटाया करते थे, चाहे किसान खेती हो, क्योंकि अच्छी पखासी इनके पास खेती भी थी। तो जब किसान खेतों में काम करते थे तो सावित्रीबाई फूले इनके लिए खाना लेके जाते थे। तो वहाँ भी सावित्रीबाई फूले के साथ खाना बैठ के खाते थे और उनको पाठ शिक्षण कार्य के लिए प्रेरित करते थे। एक दिन की बात है कि इन्होंने पेड़ की टहनी लकड़ी को तोड़ के सावित्रीबाई फूले को दिया और जमीन पर कुछ लाइनों के द्वारा लकड़ी के माध्यम से लिख दिया। सावित्रीबाई फूले से कहा कि आपको अपनी बेड़ियां, गुलामी की बेड़ियां तोड़नी है तो आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा और अपनी खुद की गुलामी की बेड़ियों को खुद तोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से सावित्रीबाई फूले और इन लोगों ने शिक्षण कार्य किया। इसके बाद 1848 का समय है कि ज्योतिराव फूले अपने एक दोस्त, ब्राह्मण दोस्त की शादी में जाते हैं। शादी में जाने पे वहाँ अपमान किया जाता। अपमानित होने का कारण एक ही था कि उस शादी के बारात में आगे चलने लगते हैं। तो वहाँ ब्राह्मण लोग इनको शूद्र कहकर दुत्कारते हैं कि आप हमारे बराबर नहीं चल सकते, जलील किया जाता है। वहाँ से वापस लौटते हैं तो ये कहते हैं, इनके पिताजी कहते हैं कि इन लोगों ने बड़ा दया की, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें वहाँ अधिकार, उन लोगों के बराबर चलने का अधिकार नहीं है। अच्छा हुआ कि आपको कोई अदर सजा नहीं दी गई। ये पिता ने कहकर समझा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें यही बेड़ियां तोड़नी है। 1848 का ये समय है कि जब इन्होंने पहला महिलाओं के लिए विद्यालय खोला। 1848 का पहला दौर था जब महिलाओं के लिए विद्यालय ज्योतिराव फूले ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर खोला। जब विद्यालय खोला, विद्यालय पढ़ाने जाने लगे, पढ़ाने का कार्य किया, तो ब्राह्मण लोगों ने इनके पिता से कहा कि आपको हम यहाँ से बहिष्कार कर देंगे अगर आप अपने बच्चे को नहीं रोकेंगे।
तो घर में ही विद्यालय खोला तो इनके पिताजी मजबूर हो गए। इनके पिता ने ज्योतिराव फूले गोविंद से कहा कि आपको ये कार्य बंद करना पड़ेगा। तो ज्योतिबा फूले ने साफ मना किया अपने पिता से। तो पिता ने अपने बेटे के सामने शर्त रखी कि या तो आप ये कार्य बंद करिए या घर छोड़िए। तो ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपना घर छोड़ा, लेकिन शिक्षण कार्य नहीं छोड़ा। इसके बाद समस्या आई कि अब इनको जगह चाहिए कि कहाँ पर लड़कियों को शिक्षा देने का स्थान प्राप्त मिले, जहाँ पर हम शिक्षण कार्य आगे कर सकें। तो एक उस्मान शेख नाम का एक साथी, ये जिनको कहा जाए एक दोस्त, उसने अपना घर दिया कि आप मेरे घर में शिक्षण कार्य करिए लोगों को। पहला विद्यालय 1848 में उसी उस्मान शेख के घर में भी प्रारंभ किया। धीरे धीरे 1852 में ज्योतिबा फूले के 3 विद्यालय हुए। बड़ी कुरीतियां थी कि विधवा पुनर्विवाह नहीं था, कि प्रथा नहीं थी, यानी कि किसी लड़की की शादी कम उम्र में भी की जाती है। अगर उसके पति को कुछ एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो आजीवन ऐसे रहती है। लेकिन एक बड़ा अचंभव की बात है कि विधवा महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार किया जाता था। उनके साथ कुछ हफ्सी लोग अपनी हवस बुझाते थे, और अगर महिलाएं गर्भवती हो जाती तो उनको मरने पर मजबूर किया जाता था। उनका कोई ऐसा गर्भस्थालय या उसकी व्यवस्था नहीं थी जो कि वो जीवन आगे जी सके। शिक्षण कार्य के साथ विधवा पुनर्विवाह का भी इन्होंने समर्थन किया और बड़े जोर शोर से किया। 1963 की घटना है कि एक काशीबाई की नाम की महिला, जो कि ब्राह्मण लड़की थी, वो विधवा लड़की थी, महिला थी, जो कि गर्भवती हो जाती है। वो मरने के लिए, इधर सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले की कोई भी संतान नहीं था, तो वो काशीबाई नाम की महिला मरने के लिए एक नदी के पुल पर खड़ी होती है कूदने के लिए। तभी खुदान का ज्योतिबा फूले वहां पहुंच जाते हैं और वो उसको बचा के अपने घर ले आते हैं। सावित्रीबाई फूले और अन्य महिलाओं ने मिलकर एक गर्भाशय की भी स्थापना की थी। उसी में उस बच्चे को जन्म दिलाते हैं। उस महिला के द्वारा जन्मे बच्चे को अपना नाम देते हैं, यानी कि उसको खुद पालते हैं। एक बड़ी बात है कि जब महिलाएं सावित्रीबाई फूले घर से पढ़ाने के लिए जाती थी तो अपने बैग में 3 साड़ियां लेकर जाती थी, क्योंकि एक साड़ी जिसको पहन के जाती थी उसको कुछ लोग, यही ब्राह्मण समाज के लोग, अपने घरों से गोबर फेंक के मारते थे, कीचड़ फेंकते थे, ईंट पत्थर भी मारते थे। कभी कभी चोट भी लग जाती है उनके इतिहास को अगर पढ़ो। इसीलिए महात्मा फूले गुलामगिरी में ब्राह्मणवाद को मानवता के लिए अभिशाप बताते हैं। वे कहते हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, और नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र पिछड़ा, इतना अनर्थ अकेली अविद्या ने किया। यानी कि मनुस्मृति के आधार पर ब्राह्मणों ने शिक्षा का अधिकार केवल अपने लिए ले रखा। वो भी अपनी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं देते थे। महिलाओं के साथ वही व्यवहार करते थे, वही अत्याचार करते थे जो शूद्रों के साथ करते थे। इसलिए साथियों, सबसे पहला काम है कि शिक्षा को प्राप्त करें, जो भी परेशानी हो। क्योंकि ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जितनी आपको समस्या नहीं हो सकती है। जो कि पढ़ाने जाते थे तो गोबर, कीचड़, पत्थरों का सामना करते थे, घर से बेदखल कर दिया गया। अगर उसमें ज्योतिबा फूले ने अपना घर चुना होता तो आज क्या होता समाज। इसलिए उन्होंने घर छोड़ा, विद्यालय चुना था, और उसी आधार पे नए भारत के आधुनिक निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी अपना गुरु महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले को माना था। इसलिए साथियों, इनको एक महाराष्ट्र का नवनिर्माता नहीं कहा जाएगा, भारत का
नवनिर्माता, शिल्पकार कांटों को हटाकर फूलों की माला बनाने वाला, इस भारत को फूलों की माला के रूप में अगर सजाया है तो गौतम बुद्ध, कबीर, महात्मा ज्योतिराव फूले, साहूजी महाराज, तमाम महापुरुषों ने इस देश में कांटों को हटाकर फूलों की माला बोया है। इसलिए हम इसको संघर्षों को जिंदा रखें, उसी आधार पर देश को ले चलें। साथियों, हम यही कहना चाहेंगे कि हम महापुरुषों को पढ़ लें, जान लें, के संघर्षों को हम जानें, महापुरुषों के संघर्षों को हम पढ़ें कि आज हम अगर शिक्षित हैं, आज हम बोल पा रहे हैं, आज हम चल पा रहे हैं, आज हम शौक से घूम पा रहे हैं, आज हम नए कपड़े पहन पा रहे हैं, तो ये देन किसके, ये संघर्ष, ये मेहनत किसकी है। इसलिए आज महामना ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी की जयंती है। हम उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साड़ियाँ ले जाना, विद्यालय में पहुँच के साड़ी को चेंज करना, तब बच्चों को पढ़ाना, इतनी कठिनाइयों को, लेकिन कभी भी उन्होंने मुड़कर उन लोगों को जवाब देना उचित नहीं समझा। अपने कार्यों में विलीन रहे। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। गुलामगिरी जब पुस्तक लिखी, एक ढोंडीराव नाम का व्यक्ति है, जब ये शिक्षण कार्य करते करते आगे बढ़े तो उन लोगों ने जब इस प्रकार से गोबर, कच और पत्थर, कीचड़ फेंक कर नहीं रोक पाए तो सोचा कि अब इनको मरवाया जाए। ज्योतिबा फूले को मारने के लिए 2 व्यक्ति भेजे जाते हैं, जिनको बदमाश बोला जाए। वो जब मारने के लिए जाते हैं तो ज्योतिबा फूले को जब वो उठाते हैं मारने के लिए तो वो डर जाते हैं। तो पूछते हैं कि बताइए, तो वो कहते हैं हम आपको मारने के लिए आए। तो इस प्रकार की घटना बड़ी है। तो जब ज्योतिबा फूले उनके हाथ में खंजर तलवार को देखते हैं तो वो कहते हैं बिल्कुल मुस्कुरा के कि आप मुझे मार दीजिए, लेकिन इसके बदले में आपको क्या मिला। तो उन्होंने पैसे बताए। तो ज्योतिबा फूले कहते हैं इसके मतलब आप गरीब हो, आप मुझको मारिए, आपका कल्याण हो, लेकिन एक शर्त है मेरी कि जिन बच्चों को, जिन संस्थाओं को, जिन विद्यालयों को हमने खोल रखा, जिन बच्चों को हमने गोद ले रखा, जिन महिलाओं के लिए हमने अनाथशालाएँ, गर्भाशालाएँ, विधवा पुनर्विवाह का ये स्थान बना रखे, इनकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। तो वो दोनों बदमाश उनके आगे अपनी तलवार, अपने खंजर को रखकर पैरों पर नतमस्तक होते हैं। उन्हीं में से एक ढोंडीराव के साथ वार्तालाप में गुलामगिरी लिखते हैं और एक साथी जो कि उनका अंगरक्षक बनता है। तो ऐसे थे हमारे देवता, ऐसे थे हमारे महात्मा, ऐसे थे हमारे क्रांति ज्योति। ज्योतिबा फूले इसके बाद लिखते हैं, हाँ एक और बात है कि 24 सितंबर 1873 को फूले ने महिलाओं, शूद्रों और दलितों जैसे वंचित समूह के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्यशोधक समाज का गठन किया। सत्यशोधक समाज बनाया, गुलामगिरी लिखी। किसानों को नहीं पता था कि उनके ऊपर किस प्रकार का कोड़ा बरसाया जाता है। इस प्रकार से तमाम इन्होंने पुस्तकें, ग्रंथ लिखे। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो कि कहते हैं कि विद्या बिना मति गई। शिक्षा पर क्यों फोकस किया? वो कहते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई और गति बिना वित्त गया। वित्त बिना शूद्र पिछड़ा, इतना अनर्थ अकेली अविद्या ने किया। इसलिए विद्या, शिक्षा बहुत जरूरी है। आज 11 अप्रैल है। हम जितने भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उन सबसे निवेदन, आग्रह मेरा कि अप्रैल का महीना चल रहा, हमारे यहाँ 17 अप्रैल में स्टार्ट होता है। इसी आधार पर इतिहास तो इनका बहुत लंबा है, उसके कहने के लिए बहुत समय चाहिए कि रोटी खाना, एक रोटी कम खाना, थाली ना हो तो हाथ में रख के खा लेना, कपड़ा कम पहनना, कपड़ा ना हो तो नंगे बदन रह लेना,
मकान ना बनाना, कम बनाना, मकान ना हो तो झोपड़ी में रह लेना, लेकिन अपने बच्चों बच्चियों को शिक्षा जरूर दिलाना। ये हमारा आपसे आग्रह आह्वान है कि आप हमारी बात को स्वीकार करेंगे।